जब पूरे देश में केवल एक ही चैनल हुआ करता था, उसके कार्यक्रमों को हम मनोरंजन का साधन समझकर मजे लिया करते थे और वो था दूरदर्शन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दूरदर्शन की शुरुआत कैसे हुई और आज के इस मॉडर्न जमाने में उसका वजूद कैसे डूब गया। बचपन में शक्तिमान, रामायण, महाभारत ये सब तो हम सब ने देखा है, लेकिन आज की डेट में वो जो हमारा सबसे पहला टीवी चैनल था दूरदर्शन, उसे कोई नहीं देखता। ये कहानी है भारत की आजादी के बाद की, जब भारत में लोग अक्सर किताबें पढ़ा करते थे या फिर भारत में लोग रेडियो सुन लिया करते थे। और 15 सितंबर 1959 को एक एक्सपेरिमेंट किया गया टीवी इंडिया की तरफ से और उन्होंने ये देखा कि एक न्यूज चैनल भारत में चलाया जा सकता है। 1965 से इसको रेगुलरली भारत में चलाना शुरू किया, क्योंकि उसके पहले लोग न्यूज में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो एक 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन शुरू किया गया। इसमें शुरुआती अगर हम एंकर की बात करें तो प्रतिमा पुरी और सलमा सुल्तान जैसे कुछ स्टार्टिंग एंकर थे। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, क्योंकि इसके पहले लोग सिर्फ न्यूज सुना करते थे रेडियो पर या पिछले दिन अखबार में पढ़ लिया करते थे। लेकिन जब लोग विजुअली न्यूज देखने लगे तो लोग बड़े ही खुश हुए और भारत में एक टीवी का चलन शुरू हो गया। इसी समय भारत में हरित क्रांति भी चल रही थी, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के तौर पर जानते हैं, क्योंकि भारत बड़ा गरीब देश था। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में लोगों को फार्मिंग बहुत ज्यादा कराने की कोशिश की जा रही थी और इसी कोशिश ने भारत में कृषि दर्शन शुरू किया। कृषि दर्शन की शुरुआत 26 जनवरी 1967 में की गई। ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो एक तरह से है। इसमें किसानों को बताया गया कि आप किस तरह क्रॉप उगाएं, क्या क्या आपको मुश्किलें आती हैं। अभी ये सब चीजें चल ही रही थी और इसके बाद जो टेलीविजन की सर्विस थी वो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अमृतसर तक भारत में पहुंचाना चालू कर दिया गया और 1975 तक भारत के करीब 7 शहरों में दूरदर्शन चला जाने लगा। और इसी समय इंदिरा गांधी जी ने 1976 में दूरदर्शन और आकाशवाणी को बिल्कुल अलग कर दिया गया और अब इस चैनल का नाम पूरी तरह से दूरदर्शन हो गया। इसके पहले इसका नाम टेलीविजन इंडिया था। अभी कुछ ही बेसिक शोज चल रहे थे और इसके बाद धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके चीजें बढ़ाई जाने लगी। दूरदर्शन पर 1982 में इंदिरा गांधी जी का जो इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच था वो भी लाइव टेलीकास्ट किया गया। इसके बाद 1982 में ही एशियन गेम्स में जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे उसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग जितने भी सेरेमनी हुए थे उसका भी लाइव टेलीकास्ट किया गया। अब गवर्नमेंट को यहाँ कॉन्फिडेंस आने लगा कि दूरदर्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है। 1984 में दूरदर्शन ने अपना एक और नया टीवी चैनल शुरू किया, DD2, जिसे हम DD मेट्रो के नाम से भी जानते हैं। अब इसी समय 1984 में दूरदर्शन कई नए एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसी समय उन्होंने हम लोग नामक एक टीवी शो किया। ये शो काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके का शो था और ये काफी इंडिया में जाना जाने लगा। इसके बाद दूरदर्शन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सारे नए शोज आने चालू हो गए, जैसे कि ये जो है जिंदगी, बुनियाद, मालगुडी डेज, श्रीकांत, भारत एक खोज, मिर्जा गालिब और इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे टीवी शोज थे जिसने दूरदर्शन को एक नई उड़ान दे दी, जैसे कि रामायण, महाभारत, चाणक्य जैसे सीरियल जब आए तो इसने दूरदर्शन के लिए एक बड़ी ऑडियंस उठाकर ले आए रिकॉर्डिंग। क्योंकि इससे पहले जब भारत में लोग रामायण और महाभारत किताबों में सिर्फ पढ़ा करते थे और इमेजिन किया करते थे, लेकिन भारत में पहली बार कोई ऐसा था जिसने ये विजुअली सामने लाने की कोशिश की और दूरदर्शन से लोग एकदम जुड़ते गए। समय ये हो गया कि जब दूरदर्शन पर रामायण या महाभारत चलता था तो लोग गाँव में एक साथ 200-400 की संख्या में एक जगह टीवी लगता था और लोग बैठकर देखा करते थे। इतनी बड़ी डिमांड दूरदर्शन की होती जा रही थी, दूरदर्शन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। लेकिन अचानक से 1992 में लिबरलाइजेशन होता आया। इसका मतलब ये था कि अब और नए प्राइवेट प्लेयर आ सकते हैं बाहर से भी और सारे प्राइवेट प्लेयर आकर अपने टीवी चैनल शुरू कर सकते हैं। अभी तक दूरदर्शन की बिल्कुल मोनोपोली थी और सब लोग सिर्फ दूरदर्शन ही देखा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर जी टीवी इन सब का पहला कॉम्पिटिटर रहता है मार्केट में और दूरदर्शन को अब एक कंपटीशन मिलना शुरू हो गया जी टीवी से। जी टीवी ने यहाँ पर कुछ फैमिली शोज, कुछ ड्रामा टाइप के सीरियल्स बनाने चालू कर दिए। दूरदर्शन यहाँ पर अपने सबसे बेस्ट टाइम पर था और यहाँ पर उन्होंने कुछ नए शोज ले आए, जैसे कि चंद्रकांता, अलिफ लैला और ये प्राइम टाइम शोज में इन्होंने रात के समय मिलाए। लोग बहुत तेजी से दूरदर्शन से अटैच हुए। अब इनको यहाँ पर और नई ऑडियंस मिल गई थी, क्योंकि जी टीवी जब इस तरह के शोज बना रहा था तो दूरदर्शन पहले से पॉपुलर था। तो यहाँ पर लोग जब शाम को घरों में बैठा करते थे तो वो अलिफ लैला और चंद्रकांता जैसे शोज देखना शुरू कर चुके थे दूरदर्शन पर। लेकिन 1995 तक और कई सारे चैनल आ गए, जैसे कि स्टार प्लस हो गया, सोनी टीवी हो गया, होम टीवी 18 हो गया। ये सब तरह के चैनल ने दूरदर्शन को अब बड़ा कंपटीशन देना चालू कर दिया।
दूरदर्शन को ये समझ आ रहा था कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो दूसरे के पास चले जाएंगे। दूरदर्शन ने यहाँ पर भारत का मूड समझा और उन्होंने ये एनालाइज किया कि अगर घर में जो बच्चे हैं वो जो चैनल चाहेंगे वही चलेगा। यहाँ पर दूरदर्शन ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए और कुछ इस टाइप के शोज लेकर आए जो बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पर दूरदर्शन ने जूनियर जी लॉन्च कर दिया, यहाँ पर दूरदर्शन ने शक्तिमान लॉन्च कर दिया, नंदू अपना टाइप के कुछ कॉमेडी सीरियल्स इन्होंने लॉन्च किए। अब इसने दूरदर्शन के एक नई मार्केट में जगह बना ली और ये दूरदर्शन अगले 5 साल बिल्कुल अच्छे से मार्केट में राज कर रहा था। अभी 2000 साल तक भी और साल 2000 में सब टीवी की शुरुआत हो गई। सब टीवी कई ह्यूमरस शो लेकर आने लगा। यहाँ पर स्टार प्लस फीमेल से रिलेटेड कई सारे शोज लेकर आ गया, जैसे कि कहानी घर घर की। इस तरह के बहुत सारे शोज भारत में चलने शुरू हो गए। दूरदर्शन ने यहाँ पर मार्केट से बाहर नहीं हुआ और ये भी उस कंपटीशन का पार्ट बना क्योंकि ये मार्केट को उस समय तक समझ रहा था। 2003 में इन्होंने डीडी मेट्रो को पूरी तरह से अपने आप से अलग किया और इसे बिल्कुल न्यूज का बुलेटिन बनाया और दूरदर्शन पर इन्होंने कई सारे नए शोज ले आए, जैसे कि अगर हम बात करें तो मेहर, मिस इंडिया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये शोज फैमिली के थे और फैमिली इनसे जुड़ती गई और साल 2005 में इनका एक और टीवी सीरियल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, हवाएं नाम का, जिसमें उन्होंने कुछ पैरानॉर्मल साइड से रिलेटेड चीजें करने की कोशिश की। 2005 का ये बेस्ट टीवी शो अवार्ड भी इस चैनल को मिल चुका है। लेकिन अब दूरदर्शन को लगा कि हमें कुछ पॉपुलर टीवी शो से हमें टाई अप करना चाहिए और इन्होंने एकता कपूर की कंपनी से टाई अप किया, संजय लीला भंसाली के साथ टाई अप किया और यहाँ पर इन्होंने पवित्र बंधन, सरस्वती चंद्र जैसे कई फेमस दूरदर्शन के शोज लॉन्च किए। लेकिन दोस्तों अब मार्केट इनके हाथ से निकल रही थी क्योंकि दूरदर्शन अभी भी अपने पिछले तरीके से चल रहा था। दूरदर्शन अब इनोवेशन कम करता जा रहा था क्योंकि अगर हम साल 2005 के बाद देखें तो इंडियन यूथ में काफी ज्यादा चेंज आया है। यूथ बहुत तेजी से मार्केट में बदलना चालू हुई क्योंकि नए नए टीवी सीरियल्स में इंडिया में एक्सपोजर बढ़ता गया। साल 2010 के बाद दूरदर्शन के जो टीवी सीरीज थे वो अब लोगों को बोरिंग लगने लगे थे क्योंकि दूरदर्शन समय के साथ इनोवेट नहीं कर रहा था। इनके कंटेंट में पहले तो बहुत दम था लेकिन उसके साथ आपको इनोवेशन भी चाहिए, आपको नए एक्सपोजर भी चाहिए ताकि वो जो ऑडियंस, जो बच्चे थे जो शक्तिमान देखा करते थे, अब वो बड़े हो चुके हैं तो उस हिसाब से आपको भी चेंज होना चाहिए। लेकिन दूरदर्शन ने ये चेंज किया नहीं और इनका चैनल अब बहुत तेजी से मार्केट से नीचे जाने लगा और नए नए चैनल की मार्केट में बहुत तेजी से स्पीड बढ़ती जा रही थी। और इसके बाद दूरदर्शन ने कई सारे चेंजेस किए कि वो रात का जो न्यूज बुलेटिन आता था वो भी इन्होंने बंद किया ताकि लोग बोर न हो। इन्होंने 4 से 7 का सीरीज भी अपना बंद कर दिया ताकि लोगों को बोर कम हो। ये दूरदर्शन की कोशिश थी कि हम एक अच्छी ऑडियंस को अपने साथ जोड़ सके। हाँ, दूरदर्शन दोपहर के कई सारे शोज बना रहा था जैसे अमृता, अनुदामिनी, ऐसी प्रेम कहानी, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग और इस तरह के कई सारे शोज आ रहे थे। और यहाँ पर इन्होंने कुछ खाने के भी शोज स्टार्ट किए जैसे कि शेफ की रसोई, संजीव कपूर को इन्होंने लेकर आया। लेकिन दोस्तों इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मार्केट में जो टीवी चैनल थे वो काफी इनोवेशन के साथ काम कर रहे थे। वो आज का जो यूथ है वो इस हिसाब से काम कर रहे थे। मैं बड़ा सिंपल अगर एग्जांपल दूं कि आज के जो टीवी चैनल हैं वो कपड़े भी उसी तरह के यूज करते हैं जिस तरह का ट्रेंड चल रहा होता है। लेकिन दूरदर्शन उन चीजों को इतना समझ नहीं पाया, वो बिल्कुल पुराने तरीके से आज भी चलता आ रहा है। दूरदर्शन की टीआरपी मार्केट से गिरती जा रही थी और दूरदर्शन मार्केट से एकदम पिछड़ चुका था। 2014 में इन्होंने कुछ चेंज करने की कोशिश की। अपने नाम के साथ इन्होंने एक स्लोगन जोड़ा, दूरदर्शन देश का अपना टीवी चैनल। अब ये सब करने से दोस्तों कुछ होगा नहीं क्योंकि आप इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। 2017 आते आते इन्होंने अपने सारे शोज बंद कर दिए और अब दूरदर्शन सिर्फ अपने पुराने रिपीट टेलीकास्ट ला रहा था। लेकिन दोस्तों साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि दूरदर्शन की व्यूअरशिप एकदम तेजी से बढ़ गई। वो ये था कि दूरदर्शन जब लॉकडाउन चल रहा था तो इन्होंने अपने महाभारत और रामायण जैसे जो सीरियल्स थे उनको रीटेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि दूरदर्शन फिर से रिवाइव कर जाएगा, लेकिन जो ऐसा सोच रहा था उसको ये बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन था। मैं बता दूं कि ये वही लोग देख रहे थे जो पहले एक बार दूरदर्शन पर ये सारे शोज देख चुके हैं। तो आपको कुछ यादें माइंड में रहती हैं, आप खाली बैठे थे तो आप वो शो एक बार फिर से देख लेंगे। लेकिन इससे दूरदर्शन के रिवाइवल से कोई भी रिश्ता नहीं है क्योंकि दूरदर्शन इनोवेशन छोड़ चुका था। जो इनोवेशन छोड़ देगा वो मार्केट से हमेशा बाहर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़े डिजाइन है जिसकी वजह से दूरदर्शन मार्केट से बाहर होता गया। इसको हमें थोड़ा सा क्लोजली समझना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसिकली दूरदर्शन कैसे मार्केट से बाहर हुआ ये समझने के लिए हमें कुछ मेजर रीजन समझने होंगे।
सबसे पहले तो किसी भी टीवी चैनल को चलने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ही पैसे मिलते हैं चैनल को जिसे वो चला करता है और अपने नए नए शोज मार्केट में लेकर आया करता है। तो यहाँ पर दूरदर्शन के पास कोई अच्छे अब एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो 55% लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म में मूव कर चुके हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, प्राइम वीडियोस हो गया। इस तरह की चीजों पर लोग मूव कर चुके हैं और 40% के करीब ऐसी पॉपुलेशन है जो टीवी वगैरह देखा करती है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि ओटीटी पर अगर कोई कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट चलाती है तो बहुत इजीली वो मेजर कर सकती है कि क्या क्या एनालिटिक्स आ रहे हैं, और टीवी पर वो चीजें मेजर नहीं हो सकती। कितने लोगों ने उसे एडवर्टाइजमेंट में क्लिक किया है ये ओटीटी में पता करना इजी है, लेकिन टीवी पर वो पता करना मुश्किल है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि टीवी की व्यूअरशिप मार्केट से खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो टीवी चैनल थे वो पूरी तरह से अपने आप को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करते जा रहे हैं। सोनी ने भी अपना सोनी लाइव स्टार्ट कर दिया। ये रीजन था कि वो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से चेंज कर सके। लेकिन क्या दूरदर्शन को आपने देखा कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हुए? कभी नहीं। इसके पीछे भी कुछ और मेजर रीजन है। थोड़ा सा और डीप डाउन करने की कोशिश करते हैं। दूरदर्शन को एक साल के लिए चलाने का खर्चा करीब 2000 करोड़ रुपया का आता है, जिसमें 68% गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इन चैनल को। दूरदर्शन को यह भी अधिकार नहीं है कि वो अपना कौन सा टीवी चैनल या कौन सा शो चला सके। 1970 से गवर्नमेंट कंट्रोल करती आ रही है और आज तक गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है। और जहां भी दोस्तों गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ता है वो पीएसयू मार्केट से बाहर हो जाती है। जैसा कि हमने बीएसएनएल के वीडियो में बात की, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बीएसएनएल मार्केट से बाहर हो गई। और यहाँ पर भी अगर हम देखें कि अगर दूरदर्शन को बिल्कुल फ्रीडम होती तो दूरदर्शन और नए टीवी सीरीज लॉन्च करता। यहाँ पर बिजनेस मॉडल में ही गलती है, क्योंकि जो मनी एलोकेशन हो रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो जो पैसा देगा वो तो उस पर रोल करेगा ही। यहाँ पर दूरदर्शन को पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, भले ही वो गवर्नमेंट की एंटिटी हो, लेकिन उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली रेगुलेट होना चाहिए था। इसी वजह से दूरदर्शन मार्केट से बाहर होता गया और आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़े रिवाइवल प्लान दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि सैम पित्रोदा जी ने यहाँ पर 2014 में 26 एक्शन प्लान दूरदर्शन को दिए थे कि इनको अपने आप को इनोवेट करना चाहिए कुछ क्रिएटिव तरीके से, जिस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ। तो आने वाले टाइम में आप कुछ मेजर चेंजेस नहीं देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये डिजिटल का टाइम है। अगर दूरदर्शन पूरी तरीके से डिजिटल आए, अपनी ऐप लॉन्च करे, कुछ पॉपुलर टीवी शोज लेकर आए, क्योंकि एक जुड़ाव तो हमेशा हमारा आपका कभी ना कभी दूरदर्शन से रहा ही है, तो उसको रिवाइव करना इजी है। लेकिन उसके लिए दूरदर्शन स्टेप लेगा या नहीं, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद।